प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार, आदाब। मूक्स के इस ऑनलाइन पोर्टल अर्थात प्लेटफॉर्म पर अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के व्याख्यान संख्या 6 में आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आप लोगों के समक्ष व्याख्यान के साथ उपस्थित हूँ। तो शिक्षार्थियों, निरंतर सीखने सिखाने की प्रक्रिया के तहत हम दूसरे सप्ताह के पहले कालांश अर्थात व्याख्यान में एक दूसरे के रूबरू हैं। आशा है कि पिछला व्याख्यान संख्या 5 आप सभी के लिए लाभदायी सिद्ध हुआ होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, पहले सप्ताह के व्याख्यानों का विषय शोध की अवधारणा और उसके स्वरूप के अध्ययन से संपृक्त रहा है। प्रस्तुत सप्ताह के व्याख्यान का जो विषय है वो शोध के विकास इत्यादि से संबंधित है। तो आज का विषय जो है वो हिंदी शोध के ऐतिहासिक परिदृश्य से संपृक्त है। तो अब हम मुख्य विषय पर आते हैं और इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। स्वाभाविक रूप से मानव सभ्यता के विकास के साथ ही शोध भी आरंभ हो गया। ऐसा मानना इसलिए समीचीन होगा कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। समय के साथ ही ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और कला के ही समानांतर शोध ने भी क्षेत्र विशेष के रूप में आकार ग्रहण करना आरंभ कर दिया। अपनी उपयोगिता और महत्ता के विकास के कारण इसके साथ इसके स्वरूप और प्रविधियों का भी विकास होता रहा है। भारत की संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से निस्संदेह एक के रूप में परिगणित की जाती है। संस्कृत भाषा भी संसार की प्राचीनतम और महत्वपूर्ण भाषाओं में रही है। संस्कृत भाषा में लिखा गया साहित्य भी न केवल भारतवर्ष अपितु विश्व की अमूल्य साहित्यिक धरोहर के रूप में जाना माना और रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे में संस्कृत ग्रंथों की जो अमूल्य संपदा रही है, भारत की संपूर्ण चिंतनधारा और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उसकी भूमिका असंदिग्ध है। निश्चित ही इसने शोध को भी जन्म देने में महती भूमिका निभाई है। इसके लिए यास्क, पतंजलि और पाणिनि जैसे आचार्यों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भाषा और साहित्य के क्षेत्र में व्यापक धरातल प्रस्तुत किए। संस्कृत भाषा के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों की परंपरा वर्तमान में भी हिंदी शोध के लिए सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत करती है। प्राचीन काल से ही ज्ञान की जिज्ञासा लिए हुए विदेशी विद्वान भी भारत में आकर के साहित्यिक कृतियों की न केवल खोज कर रहे थे, बल्कि यहाँ पर वो धर्म, दर्शन और ज्ञान के विविध रूपों के केंद्र के रूप में स्थापित होने के कारण भी आते थे और ये विद्वान इन सब का अध्ययन करते थे, चिंतन और विश्लेषण भी कर रहे थे। बौद्ध धर्म की जन्मस्थली होने के कारण विदेशों से समय समय पर राजाओं ने बौद्ध धर्म और दर्शन से संबंधित साहित्य की खोज के लिए अपने देशों से यहाँ विद्वानों को भेजा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर हम मध्यकालीन भारत में मुगल राजाओं ने भी विविध प्रकार के ग्रंथों को संग्रहित करने का महती कार्य किया। माना जाता है कि बादशाह अकबर ने निजी संग्रहालय में हजारों पांडुलिपियां सुरक्षित करवा करके रखवाईं।
नालंदा और तक्षशिला जैसी प्राचीन संस्थाओं और संस्थानों में भी यही कार्य किया गया होगा और किया गया था। पाश्चात्य देशों के आधिपत्य के बाद भी यह प्रक्रिया रुकी नहीं, सतत जारी रही। लंदन की इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी और ब्रिटिश म्यूजियम में बहुत सारी दुर्लभ कृतियां संग्रहित की गईं। आधुनिक काल में प्रेस और पत्रकारिता के विकास के समानांतर शोध की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिला। तो प्रिय शिक्षार्थियों, इस भूमिका के पश्चात अब हम लोग सीधे हिंदी शोध की विकास यात्रा के विभिन्न चरणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हिंदी के क्षेत्र में शोध की विकास यात्रा हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति को समझने तथा समृद्ध करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी रही है। शोध के माध्यम से ही हिंदी साहित्य के कालक्रम का निर्धारण हो सका, रचनाओं का मूल्यांकन हुआ और भाषा का मानकीकरण संभव हो पाया। शुरुआत में शोध का ध्यान प्राचीन साहित्य के संग्रह, संपादन और ऐतिहासिक अध्ययन पर केंद्रित रहा। हिंदी साहित्य के इतिहास को क्रमबद्ध करने का कार्य भी इसी दौर में आरंभ हुआ। इस संदर्भ में 1893 में स्थापित नागरी प्रचारणी सभा की भूमिका निश्चित रूप से महती भूमिका के रूप में रेखांकित की जानी चाहिए। 1896 में नागरी प्रचारणी सभा की पत्रिका नागरी प्रचारणी पत्रिका ने पांडुलिपियों को आधार बना करके किए गए शोध कार्यों के लिए प्रकाशन की सुविधा मुहैया कराई। 1913 में मिश्र बंधु विनोद ने साहित्यकारों के विवरण प्रस्तुत किए। इस प्रकार के व्यक्तिगत और संस्था तो कहने का आशय ये है कि इस प्रकार के व्यक्तिगत और संस्थागत प्रयासों के साथ ही हिंदी शोध का आरंभ हुआ। इसे गहराई और विस्तार के साथ समझने के लिए समीचीन ये होगा कि हम अलग अलग कालों में विभाजित करके इसका अध्ययन करें, इस पर विचार करें। तो सबसे पहले हिंदी का प्रारंभिक काल जो कि शोध की दृष्टि से हमारे सामने आता है, इसे 1911 ईस्वी के आसपास माना जाता है। हिंदी शोध की औपचारिक शुरुआत 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में मानी गई। कहने का आशय है कि 1911 का अर्थ है कि ये आरंभिक दशकों से ही शोध के संदर्भ में की जा सकती है। हिंदी शोध के आरंभिक काल में मुख्यतया विदेशी विश्वविद्यालयों और विदेशी विद्वानों का ही दबदबा रहा। सन 1911 में फ्लोरेंस विश्वविद्यालय के स्नातक इटली के विद्वान श्री लुइस पियो टेसीतोरी ने इटालियन भाषा में रामचरितमानस और रामायण नाम से आलेख लिखा। इसी से प्रेरित होकर फ्लोरेंस विश्वविद्यालय ने श्री लुइस पियो टेसीतोरी को पीएचडी की उपाधि प्रदान की। इस प्रबंध को हिंदी विषयक पहले विश्वविद्यालयी प्रबंध के रूप में रेखांकित किया जाता है या देखा जाता है। हिंदी विषय में शोध का दूसरा प्रयास लंदन में श्री J.A.N. कारपेंटर द्वारा थियोलॉजी ऑफ तुलसीदास नामक प्रबंध के प्रस्तुत करने के साथ ही मानी जाती है। इस पर उन्हें लंदन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ डिविनिटी की उपाधि मिली। मोहिउद्दीन कादरी को लंदन विश्वविद्यालय से ही हिंदुस्तानी फोनेटिक्स विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। गौरतलब ये भी है कि उनका प्रबंध उर्दू में प्रस्तुत किया गया।
1931 में बाबूराम सक्सेना ने प्रयाग विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में एवोल्यूशन ऑफ अवधि शीर्षक से अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। इस पर उन्हें डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई। इसे भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा डायरेक्टरेट के लिए स्वीकृत प्रथम शोध प्रबंध के रूप में भी परिगणित किया जा सकता है। सन 1931 में ही FCK को उनके प्रबंध कबीर एंड हिज फॉलोअर्स विषय पर PhD की उपाधि प्रदान हुई। हिंदी साहित्य संबंधी विषय पर भारतीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत हिंदी विभागों में से सबसे पहला शोध प्रबंध पीतांबर दत्त बड़थवाल द्वारा द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री के नाम से हिंदू विश्वविद्यालय काशी के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। और जब भी हम हिंदी शोध के इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो इसका नाम बहुचर्चित और सरे फहरिस्त आता है। प्रस्तुत प्रबंध की भाषा अंग्रेजी थी। 1934 में जनार्दन मिश्र ने सूरदास का धार्मिक काव्य विषय पर कोनिंसबर्ग विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्रदान की। सन 1935 में धीरेन्द्र वर्मा ने ला लॉग ब्रज, जो कि ब्रज भाषा से संपृक्त विषय था, उस पर पेरिस विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि हासिल की। हिंदी के इस आरंभिक काल में प्राप्त शोध प्रबंधों की कुल संख्या लगभग 8 है, यानी कुल 8 शोध प्रबंध मिलते हैं। इसके पश्चात धीरे धीरे देश के विविध विश्वविद्यालयों में उच्च स्तर पर हिंदी के पठन पाठन की व्यवस्था होने लगी, तो निश्चित रूप से शोध कार्यों में भी तेजी आती दिखाई देती है। प्रिय सहभागियों, 1935 से पूर्व हिंदी शोध का क्षेत्र भले ही व्यापक नहीं था, किंतु इसने हिंदी साहित्य और भाषा संबंधी शोध के लिए मार्ग प्रशस्त करने का महती कार्य करते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी में शोध के लिए दिशा आवश्यक निर्धारित की, इसमें कोई संदेह नहीं। सन 1935 के पश्चात विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध कार्य होने लगे। भाषा विज्ञान, साहित्य के इतिहास, काव्य शास्त्र, विविध साहित्यिक धाराओं और विशिष्ट साहित्यकारों के क्षेत्र में शोध प्रबंध प्रस्तुत किए जाने लगे। 1947 यानी आज़ादी के बाद विश्वविद्यालयों की बढ़ती संख्या और स्वराज के कारण कला, साहित्य और भाषा के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की भांति ही तीव्र गति से विकास आरंभ हुआ। तो हम इस परिदृश्य पर चर्चा करने के क्रम में अब दूसरे चरण, यानी जिसको कि हम हिंदी शोध के विकास काल के रूप में रेखांकित करते हैं और जिसका समय 1935 से लेकर के 1947 तक माना जाता है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इस काल को हिंदी शोध का विकास काल कहा जाता है, जिसमें शोध की पद्धति, विषय वस्तु और उद्देश्य को लेकर के गंभीर प्रयास किए गए। यह काल हिंदी शोध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान व्यवस्थित रूप से शोध की नींव पड़ी, यानी शोध की एक व्यवस्थित प्रक्रिया का निर्धारण इसी काल से आरंभ होता हुआ दिखाई देता है। और इसी समय में शोध को अकादमिक मान्यता मिली। डॉक्टरेट की उपाधि के संदर्भ में उल्लेखनीय ये है कि 1935 के आसपास हिंदी में PhD की उपाधि को बाकायदा रूप से देने की प्रक्रिया का आरंभ
हुआ, यानी ये सिलसिला शुरू हुआ। इसके प्रमुख केंद्र के रूप में इस अवधि में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय, नागपुर और पंजाब तथा आगरा जैसे विश्वविद्यालयों में भाषा, साहित्य, संस्कृति और काव्य शास्त्र पर व्यवस्थित रूप से शोध कार्य संपन्न होने लगे। पहले सोपान के पश्चात शोध संबंधी गतिविधियों में विश्वविद्यालयों के सक्रिय होने के कारण हिंदी शोध के विकास को गति प्राप्त हुई। सन 1938 में नागपुर विश्वविद्यालय से राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास विषय पर उपाधि प्रदान की। फादर कामिल बुल्के का प्रबंध राम कथा की उत्पत्ति और विकास हिंदी शोध के क्षेत्र में एक महती उपलब्धि के रूप में माना जाता है या परिगणित किया जाता है। लक्ष्मीधरकृत मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत का सचिप्पण संपादन और अनुवाद 16वीं शताब्दी की हिंदी भाषा का अध्ययन, लक्ष्मीधर शास्त्री कृत ऋषि बरकतुल्ला प्रेमी के प्रेम प्रकाश का अनुसंधान, संपादन और अध्ययन, हरदेव बाहरी कृत हिंदी अर्थ विचार, कैलाश चंद्र भाटिया कृत हिंदी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा तात्विक अध्ययन, शिव प्रसाद सिंह का सूरपूर्व ब्रज भाषा और उसका साहित्य, अम्बा प्रसाद सुमन का कृषक जीवन संबंधी शब्दावली, अलीगढ़ की बोली के आधार पर नामवर सिंह का रासों की भाषा इत्यादि भाषा संबंधी ऐसे शोध ग्रंथ हैं जो कि हिंदी के विविध भाषिक रूपों को आधार बना करके विषय के रूप में ग्रहण कर प्रस्तुत किए गए। ये प्रबंध समसामयिक संदर्भों में मील के पत्थर की हैसियत रखते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित शोध प्रबंधों की संख्या आज़ादी से पहले अर्थात उसके पहले के चरण में 1930 के लगभग मानी जाती है, परंतु आज़ादी के बाद विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ हिंदी के राजभाषा के रूप में स्थापित होने और विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में पठन पाठन में व्यापक धरातल ग्रहण करने के कारण शोध के क्षेत्र में हम देखते हैं कि अपेक्षित रूप से तीव्रगामी गति से विकास दृष्टिगत होता है। धर्मवीर भारती कृत सिद्ध साहित्य, रमा शंकर शुक्ल रसाल कृत हिंदी काव्यशास्त्र का विकास, विजयपाल सिंह कृत केशव और उनका साहित्य, द्वारिका प्रसाद सक्सेना कृत कामायनी में काव्य संस्कृति और दर्शन, गोविंद त्रिगुणायत कृत कबीर की विचारधारा, माता प्रसाद गुप्त कृत तुलसीदास जीवनी और कृतियों का समालोचनात्मक अध्ययन, जे.एन. कारपेंटर का तुलसीदास का धर्म दर्शन, उदय भान मिश्र का तुलसी का सामाजिक दर्शन, शिव कुमार शुक्ल का रामायणेतर संस्कृत काव्य और रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन, अंबिका प्रसाद वाजपेयी का द्विजदेह और उनका काव्य, महेंद्र भटनागर का समस्यामूलक उपन्यासकार, प्रेमचंद, रविंद्र कुमार जैन कृत कविवर बनारसी दास जीवनी और कृतित्व, त्रिभुवन सिंह कृत मध्यकालीन अलंकृत कविता और मतीराम, शशि भूषण सिंघल कृत वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का आलोचनात्मक अध्ययन, हरवंश लाल शर्मा का सूर और उनका साहित्य, छैल बिहारी गुप्त, राकेश
का मनोविज्ञान के प्रकाश में रस सिद्धांत का समालोचनात्मक अध्ययन, उन्हीं का नायक नायिका भेद, निर्मला जैन का आधुनिक हिंदी काव्य रूप और उसकी विधाएं, नित्यानंद शर्मा का आधुनिक हिंदी काव्य में प्रतीक विधान, केसरी नारायण का आधुनिक काव्य धारा, भोलानाथ तिवारी का हिंदी नीति काव्य, पदम सिंह शर्मा कमलेशकृत हिंदी गद्य काव्य का आलोचनात्मक और रूपात्मक अध्ययन, विश्वनाथ मिश्र कृत हिंदी नाटकों और उपन्यासों पर पाश्चात्य अर्थात आंग्ल, रूसी और फ्रांसीसी प्रभाव इत्यादि प्रमुख प्रबंध के रूप में हमारे सामने आते हैं। प्रताप नारायण टंडन कृत हिंदी उपन्यासों में कथा का विकास, रणवीर रांगरा का हिंदी उपन्यासों में चरित्र चित्रण का विकास, लक्ष्मी नारायण लाल का हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास और उद्गम सूत्र, भगवत स्वरूप मिश्र का हिंदी साहित्य में आलोचना का विकास, रामधनुष मिश्रा का आधुनिक आलोचना की प्रवृत्तियाँ, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका, उन्हीं का आधुनिक हिंदी साहित्य, किशोरी लाल गुप्त का हिंदी साहित्य संवत 1649 से संवत 1945 के इतिहास के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण, विजयेंद्र स्नातक का राधा वल्लभ संप्रदाय के संदर्भ में हित हरिवंश का विशेष अध्ययन, इंद्रनाथ मदान का सामाजिक वातावरण के विशिष्ट संदर्भ में आधुनिक हिंदी साहित्य की समालोचना, जगदीश गुप्त का हिंदी गुजराती कृष्ण काव्य का तुलनात्मक अध्ययन, विश्वनाथ शुक्ल का श्रीमद्भागवत का हिंदी कृष्ण साहित्य पर प्रभाव, एस.एन. गणेशन कृत हिंदी उपन्यासों पर पाश्चात्य प्रभाव, मलिक मोहम्मद का कृष्ण भक्ति काव्य पर अलवार भक्तों का प्रभाव, नवीं शताब्दी तक नज़ीर मोहम्मद का कबीर के काव्य रूपों का आलोचनात्मक अध्ययन, जाफ़र रज़ा ज़ैदी का 18वीं सदी के विलग्राम के मुस्लिम कवियों का हिंदी में योगदान, परमानंद श्रीवास्तव का प्राचीन और नवीन हिंदी कहानी रचना प्रक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन, डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन का समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की प्रवृत्तियाँ, नित्यानंद तिवारी का क्रिटिकल स्टडी ऑफ द ले ऑफ लोरिक एंड चंदा एंड चंदायन ऑफ मुल्ला दाऊद, कैलाश चंद भाटिया कृत हिंदी में अक्षर तथा शब्द की सीमा इत्यादि प्रबंध हिंदी शोध के क्षेत्र की महती उपलब्धि है। मित्रों, उल्लेखनीय यह है कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी शोध को सरकारी संरक्षण और संस्थागत सहयोग मिला, जिससे इसके क्षेत्र और गति में व्यापक रूप से विस्तार हुआ। शोध के चरण के विकास के संदर्भ में उल्लेखनीय यह है कि इस चरण में देश के विविध विश्वविद्यालयों, केंद्रीय हिंदी संस्थान, साहित्य अकादमी और विभिन्न विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों ने शोध को बढ़ावा दिया। केंद्रीय हिंदी संस्थान जैसे संस्थानों में शोध एवं अकादमिक गतिविधियों द्वारा हिंदी में शोध की परंपरा को समृद्ध करने का कार्य किया जा रहा है। समकालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषयों से संबंधित आधुनिक साहित्य पर भी गहन शोध होने लगा है। दलित साहित्य, स्त्री विमर्श, आदिवासी साहित्य और प्रवासी साहित्य जैसे नए विषयों पर व्यापक रूप से अनुसंधान का कार्य हो रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी भाषियों के साथ साथ अहिंदी भाषियों और अहिंदी भाषा क्षेत्र में भी उच्च स्तरीय हिंदी पठन पाठन की व्यवस्था के सुचारू होने के कारण शोध का क्षेत्र विस्तृत हो गया है।
परिवर्तित हुए जीवन संदर्भों का साहित्य पर जो प्रभाव पड़ा, उसके परिणाम स्वरूप नए साहित्य के विविध रूपों को जांचने परखने के लिए साहित्य में शोध की नई संभावनाएं उपस्थित हो गईं। एमफिल, पीएचडी और डीलिट इत्यादि उपाधियों और उनकी रोजगार परकता के कारण भी शोध का तीव्र गति से विकास हुआ। कतिपय विश्वविद्यालयों ने शोध के स्तर को उच्च स्वरूप प्रदान करने के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर भी लघु शोध प्रबंध लिखवाने आरंभ कर दिए हैं। मित्रों, वर्तमान समय में 100 से भी अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी से संबंधित शोध कार्य को गति प्राप्त हो रही है। सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाएं भी कार्यरत हैं। आज हिंदी शोध ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। हिंदी आज विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और अब विदेशों में भी हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति पर शोध किया जा रहा है। चलते चलते हम वर्तमान परिदृश्य पर भी बात कर लेते हैं और उसकी चुनौतियों को भी संज्ञान में लेते हैं। तो सहभागियों, प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण डिजिटल शब्दकोश परियोजनाओं के माध्यम से शोध की पहुंच में सुधार तो हुआ है, परंतु गुणवत्ता को लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि संसाधनों के अभाव में शोध का जो स्तर आज़ादी से पहले अथवा आज़ादी के 2-1 दशकों तक दिखाई देता है, धीरे धीरे उसमें गिरावट लक्षित होनी आरंभ हो गई है। इसके विविध कारण गिनाए जा सकते हैं, परंतु अन्य कारणों के साथ साथ अध्यापन कार्य के लिए शोध की उपाधि की बाध्यता ने कदाचित शोध प्रबंध के गिरते स्तर में अपनी महती भूमिका निभाई है। अध्यापन के क्षेत्र में इसकी अनिवार्यता के कारण उपाधि प्राप्त कर लेने के आग्रह का भी इस दिशा में योगदान है। अतः कहा जा सकता है कि गुणवत्ता के स्थान पर मात्रा पर जोर देना, मौलिकता की कमी और शोध प्रणालियों में अनियमितता जैसी कुछ चुनौतियां वर्तमान परिदृश्य में न केवल विद्यमान हैं, कभी कभी प्रभावी होती हुई भी दिखती हैं, जिससे दूर करने का प्रयास निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। आशा है कि आपके लिए प्रस्तुत व्याख्यान कारगर सिद्ध हुआ होगा। धन्यवाद।